गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग सोमदत्त जी, अविनाश जी और सभी लोग जो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स का ही सेशन है। इसमें बट आपको आज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा जो आज वीडियो है, शायद ये अटक गया है कैमरा में, शायद ब्लैंक आ रहा है आप लोग को। बट मेरी आवाज अगर आप लोग को आ रही है, क्लियर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। थोड़ा वीडियो में आज टेक्निकल इशू आ रहा है। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं आज के सेशन में। और इसलिए ध्यान से देखिएगा और जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिएगा। आप इसे एक पार्टिसिपेटिव सेशन बनाइए, आंसर दीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो है आंसर्स याद रहें। अगर आपको ये क्वेश्चंस न्यू लगेंगे तो आपको अगर आंसर्स देंगे तो जरूर एग्जाम में आपको वो क्वेश्चंस इन आपके बैक ऑफ द माइंड में जरूर रजिस्टर होंगे। तो चलिए, आज का सेशन जो रहेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको मुझे आंसर बताना है और फिर हम जो है आंसर देखेंगे क्या सही आंसर है। चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए, फटाफट एक थम्स अप दे दीजिए चैट में, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए सभी को मेरी आवाज आ रही है और सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए। चैट में बता दीजिए अपना एक थम्स अप या यस बोल दीजिए, ताकि हम आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दें। चलिए, आ गया है आप लोगों का आपके तरफ से आ गया है ग्रीन फ्लैग। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड और आधार नंबर। आपको बताना है कितने डिजिट्स होते हैं आधार कार्ड या आधार नंबर में। ठीक है, सभी लोग एकदम रॉकेट स्पीड से बोल रहे हैं 12। ओके, 12। दीपक जी, पवन जी, सभी लोग कह रहे हैं 12। ओके, ठीक है। जैसे कि आप सभी कह रहे हैं 12, तो जो आपका सही जवाब है वो है 12। वेरी वेल डन। 12 ही डिजिट होते हैं आधार कार्ड के नंबर में। फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन टू एवरीवन। वेरी वेल डन। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। चलिए, 30 सेकेंड्स रखते हैं हर क्वेश्चन के लिए, ताकि सभी लोगों को एक टाइम मिल पाए आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एनटीपी ऑफ 25 डेज इज एज पर गाइडलाइंस ऑफ। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 दिन का जो होता है वो किस गाइडलाइंस के अनुसार होता है। कौन सी गाइडलाइंस है उनके, एज पर विच गाइडलाइंस आपको बताना है। जी, राहुल जी कह रहे हैं फास्ट कराइएगा, जरूर जरूर कराएंगे, बट आप लोग भी फास्ट आंसर दीजिएगा और सभी लोग आंसर दीजिएगा। अदरवाइज मुझे मतलब मैं नहीं चाहती आपके पास जो है सेशन में आंसर देने के लिए अपॉर्चुनिटी ना हो, तो आप लोग फटाफट एग्जाम्स कराइएगा। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको आंसर बताना है। तो आज के सेशन में आपको ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू टेल द आंसर्स। इफ यू नो इट यू नो इट, इफ नॉट आप बता सकते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है 25 डेज का किस गाइडलाइंस के अनुसार है। मैं चैट में वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, फटाफट बताइए। ठीक है, आई गेस आप में से किसी को आंसर नहीं पता है, बट इसका जो आंसर है वो FEDAI के अनुसार जो है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो 25 डेज का होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, FEDAI। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन चलिए, ये तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया। एनीवेज, इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर को और किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में क्वेश्चन था। तो इंपोर्टर को ओपनर के नाम से जाना जाता है। इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर जो है ओपनर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट पे आती हूँ।
जी, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपको बताना है कौन सा रेट है जिसपे आरबीआई जो है फंड्स देती है कमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेती है उसके बदले। तो फटाफट बता दीजिए। 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। रेपो रेट, ठीक है, ओके। शेखर जी, नितिन जी, सभी लोगों का कहना है रेपो रेट। सोमदास जी, कशिका जी, रेपो रेट, ठीक है, ओके। ऐसा और कोई है जिसका कोई और आंसर है तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, सभी लोग रेपो रेट के साथ जा रहे हैं, तो चलिए लेट्स सी आंसर इसका क्या है। रेपो रेट इज द राइट आंसर। ऐसा रेपो रेट पर आरबीआई जो है फंड्स देती है कमर्शियल बैंक को, उसके बदले लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। क्लेटन्स का जो रूल है वो कौन से राइट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। चलिए बताइए, 30 सेकेंड्स चालू गए हैं आपके। फटाफट बताइएगा आप। क्लेटन्स का जो रूल है वो कौन से राइट्स के से रिलेटेड है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन सेट ऑफ, सोमदत्त जी कह रहे हैं अप्रोप्रिएशन का राइट, और प्रमोद जी कह रहे हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। बाकी लोग का क्या कहना है फटाफट बताइए। 10 सेकेंड रिमेनिंग है। ठीक है, सेट ऑफ, राहुल जी का भी कहना है कि सेट ऑफ होना चाहिए। बाकी और लोग, आपका क्या मानना है। ठीक है, चलिए, सबरोगेशन सेट ऑफ, बट सेट ऑफ आप लोग कह रहे हैं ज्यादा होना चाहिए, बट जो क्लेटन्स का जो रूल है इज रिलेटेड टू राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। जी, छोटे लाल जी कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन, बट यहाँ पर अप्रोप्रिएशन इज राइट, नॉट सेट ऑफ और सब्रोगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन केस ऑफ एडवांस टू माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय अ बैंक एज पर टर्नओवर मेथड इज कॉल्ड। आपको बताना है एडवांस अगर दिया जाए माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को, तो वर्किंग कैपिटल जो लिमिट है बैंक का टर्नओवर मेथड के द्वारा किया जाता है। तो ओ गॉड, आज जूम जो है बड़ा ही विचित्र व्यवहार कर रहा है। एनीवेज, आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर एडवांस है माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को दिया जाए तो 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, आई विल बी केयरफुल विथ माई फिंगर्स, बट आप लोगों को भी फटाफट जवाब देना है बिकॉज टाइम इज टिकिंग। बैलेंस शीट ऑफ फर्म इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। बैलेंस शीट क्या दिखाती है फर्म के बारे में। ये दिखाती है कि फर्म क्या ओन करता है और किस डेट पर क्या पर्टिकुलरली उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट इंडिकेट व्हाट अ फर्म ओज एंड व्हाट अ फर्म ओन्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्या देने, लाइबिलिटीज क्या देने के लिए ओ करता है और क्या ओन करता है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ओज एंड ओन्स। तो यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल अंडर PMEGP scheme for a manufacturing unit with investment in P&M above 10 lakh up to rupees 20 lakh। मिनिमम क्वालिफिकेशन बताइए। ठीक है, क्लास 8 कह रहे हैं नितिन जी, 8 पास। दिनेश्वर जी और सुमित जी का भी कहना है कि 8 पास होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। 8 8। ठीक है, सोमदत्त जी का भी यही कहना है। तो यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा है। सभी लोग कह रहे हैं 8th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, सही बात है, मिनिमम 8th पास होना चाहिए किसी को अगर एलिजिबल होना है PMEGP स्कीम में, तो 8th पास होना चाहिए। वेरी वेल डन, सही जवाब आप सभी लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a manufacturing unit will be classified as small manufacturing enterprise provided original investment in plant and machinery does not exceed. बताना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तब कहेंगे जब उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है अमाउंट कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए। 10 लाख कह रहे हैं सोमदत्त जी। कशिका जी भी कह रही हैं 10 लाख। 10 CR कह रही हैं। ठीक है, तो 10 लाख से ठीक है, सोमदत्त जी कह रहे हैं 10 CR, नितिन जी भी कह रहे हैं 10 CR, प्रमोद जी का भी यही कहना है, अविनाश जी भी 10 CR, दीपक जी भी कह रहे हैं, सेम ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, 10, लोकेश जी कह रहे हैं 10, बट वो श्योर नहीं है कि करंट मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए। ओके, 10, 10 क्या, 10 रुपीज, लाख, करोड़, 1000। चलिए, फिर से समय समाप्ति की घोषणा। प्रमोद जी एक्सप्लेन करें। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़। जी हाँ, सही जवाब है। ₹10 करोड़ से एक्सीड नहीं होगा तब आप उसे क्लासिफाई करेंगे एज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। When advance is made against security of hypothecation of truck, banks register charge with the regional transport authority relating to hypothecation in favor of the bank. Why charge? What charge regarding hypothecation of vehicle is to be registered with RTA? ठीक है, तो बता रहे हैं कि जब एडवांस दिया जाता है कोई हाइपोथेटिकेशन रहा ट्रक का, तो बैंक एक चार्ज रजिस्टर करता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ उसके हाइपोथेटिकेशन से रिलेटेड। तो वो चार्ज क्या है आपको बताना है। अगर आरटीए के में जो भी चार्ज रजिस्टर हुआ है वो उस चार्ज के बारे में बताना है। चलिए, समय आपका शुरू शुरू हो गया है। 30 सेकेंड्स टाइम इज टिकिंग, फटाफट बताइए। What charge regarding hypothecation of vehicle is to be, why charge is to be, क्यों करना पड़ेगा। सूथिंग लाइक कमर्शियल व्हीकल या ट्रांसफर टू अदर पर्सन। ठीक है, क्यों आपको चार्ज देना पड़ेगा रजिस्टर कराने के लिए आरटीए के साथ, इसमें आपको रीजनिंग बतानी है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो दैट बोरोवर के नॉट सेल द व्हीकल विदाउट कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ द बैंक। इसलिए चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा आरटीए के साथ, ताकि बोरोवर जो है वो उसका जो व्हीकल है बिना किसी के कंसेंट के या नॉलेज के बैंक के नहीं बेच पाए। तो इसलिए ये चार्ज जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करवाना जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। What is the maximum amount for which award can be given by banking ombudsman in cases other than complaints relating to credit card? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड कितना दिया जाएगा इस केस में, ये आपको बताना है, अदर देन कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड्स। चलिए, 1 लाख, प्रमोद जी का कहना है 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी फटाफट बताइए, फास्टेस्ट फिंगर्स का इस्तेमाल करिए क्योंकि घड़ी आपकी टिक टिक चल रही है। 30 सेकेंड्स। 20 लाख सोमनाथ जी कह रहे हैं, और नितिन जी, अविनाश जी 1 लाख कह रहे हैं। 1 लाख एंड 20 लाख, ये 2 आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। राजीव नयन जी कह रहे हैं 20 लाख। सोमदत्त जी कह रहे हैं 20 लाख। तुनेश्वर जी कह रहे हैं 1 लाख। और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पूछा है, तो सुमित जी और घनश्याम जी का भी कहना है 20 लाख। तो चलिए ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा। यहाँ पर 20 लाख इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया था बैंकिंग ओम्बड्समैन इन केस अदर देन कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड। तो ये 20 लाख इज द राइट आंसर, जैसे कि आप में से बहुत सारे साथियों ने लिखा। तो 20 लाख इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक कार्ड कह रहे हैं, ओके। प्लास्टिक मनी, ओके। प्लास्टिक मनी, घनश्याम जी, छोटे लाल जी कह रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक मनी एंड बाय नाउ पे लेटर, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और प्लास्टिक बैग,
अच्छा ठीक है। प्लास्टिक बैग कह रहे हैं, एक प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड ठीक है। ओके, प्लास्टिक मनी, बाय नाउ और पे लेटर ठीक है। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। चलिए लेट्स सी। आंसर इज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को जैसे कि आप लोगों ने कहा प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, बाय नाउ पे लेटर, प्लास्टिक मनी इज द आइडियल वे क्रेडिट कार्ड को कहा जाएगा। वेरी वेल डन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, सही जवाब है। इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट इसका भी सही जवाब दे दीजिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस which denomination notes printed prior to 2005 should be exchanged by bank for both customers and non-customers up to 31st December 2015। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कौन से डिनोमिनेशन के नोट जो 2000 से पहले प्रिंट किए गए हों उनको एक्सचेंज करवाया जाना चाहिए, चाहे वो कस्टमर्स हो चाहे नॉन कस्टमर्स हो, 31 दिसंबर 2015 तक। कौन से डिनोमिनेशंस के ये नोट थे आपको बताना है। 100, सुजीत जी का कहना है कि 100 ठीक है ना। राजीव नयन जी, अविनाश जी, राहुल जी कह रहे हैं 100 रुपीज के नोट जो 2005 के पहले छपे हों उनको एक्सचेंज करवाना था आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक है, और भी बाकी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड शेष हैं आपके पास। ठीक है, 100 सभी लोग कह रहे हैं 100। तो यहाँ पर ऑल नोट्स, जितने भी डिनोमिनेशंस के नोट थे जो कि 2005 के पहले प्रिंट किए गए थे, ना ही 100 रुपए बट ऑल डिनोमिनेशंस एक्सचेंज करवाने के गाइडलाइंस थी आरबीआई की, जो आपको 31 दिसंबर 2015 के पहले कराने थे। ऑल नोट्स जो कि 2005 के पहले प्रिंट किए गए थे। तो यहाँ पर सारे नोट्स, ना कि सिर्फ 100 बट ऑल नोट्स। आई होप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फॉर क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज द टाउन फॉर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स टू बी नोटिफाइड बाय। क्रिएशन, अगर आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज बनाना है तो जो टाउन है जहां पर आपको टाइटल डीड्स डिपॉजिट करनी है वो कौन नोटिफाई करेगा, टू बी नोटिफाइड बाय। सोमनाथ जी कह रहे हैं स्टेट। ओके, बाकी और भी लोग फटाफट जवाब दीजिए, 30 सेकेंड चालू गए हैं आपके। सोमनाथ जी का कहना है स्टेट, राहुल जी कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए तीसरा भी आंसर स्टेट, स्टेट। ओके, राहुल जी, शेखर जी, दीपक जी सभी लोग कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ठीक है, ओके, भरतबीर सिंह जी, विनय जी आप लोग भी दे रहे हैं स्टेट के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोगों ने कहा अगर आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज लगाना है तो आपको जो भी टाउन है वो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाई करेगा। चलिए वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। बिल्कुल ही सही जवाब है आप सभी का, सभी हैं शाबाशी के हकदार। शाबाश सभी। इस क्वेश्चन का भी फटाफट सही जवाब दीजिए। इन विच टाइप ऑफ चार्ज पोजीशन इज विद क्रेडिटर एंड ओनरशिप इज विद डेटर। आपको बताना है कि किस टाइप का पोजेशन रहेगा, इन विच टाइप ऑफ चार्ज, किस टाइप के चार्ज में पोजेशन जो है क्रेडिटर के पास रहता है, ओनरशिप जो है डेटर के पास रहती है। प्लेज, ठीक है, एक आंसर आया है प्लेज। हाइपोथेटिकेशन में घनश्याम जी और सोमदत्त जी का कहना है हाइपोथेटिकेशन में। छोटे लाल जी कह रहे हैं असाइनमेंट में। ऐसा कौन सा चार्ज है जहां पोजेशन जो पोजेशन है वो क्रेडिटर रखता है पर ओनरशिप जो है वो डेटर रखते हैं। चलिए, हाइपोथेटिकेशन और एक प्लेज असाइनमेंट। ओके, तीनों ही ऑप्शंस आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए। प्लेज इज द राइट आंसर। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, काफी सारे लोगों ने कहा प्लेज। प्लेज में अगर ऐसा पोजेशन जो भी है वो क्रेडिटर के पास रहेगा और जो उसका ओनरशिप है, जो उसका स्वामित्व है वो डेटर के पास रहेगा। सही जवाब मोस्टली लोगों ने कहा प्लेज, बट जिनको कंफ्यूजन था ध्यान रखिएगा, आंसर इज प्लेज। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट कैन बी टर्म्ड एज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिस या डिस्चार्ज होगा, किसी भी थर्ड पर्सन का आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कोई प्रॉमिस या कोई ठीक है गारंटर। ठीक है, आंसर दिया है आशुतोष जी ने गारंटर।
और आप में से एक हमारे साथी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइपोथेटिकेशन के बारे में कि ओनरशिप और पोजीशन दोनों डेटर के पास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं गारंटी या गारंटर। तो यहाँ पर गारंटी होना चाहिए या गारंटर, स्पेसिफाई कीजिएगा क्योंकि दोनों ठीक है। कुछ कह रहे हैं गारंटी और कुछ कह रहे हैं गारंटर। ठीक है, बाकी लोग भी फटाफट जवाब दीजिए। 30 सेकेंड्स आर टिकिंग। 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है हमारे पास। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सही जवाब है गारंटी। तो जो भी ये रिलेशनशिप है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट कैन बी टर्म्ड एज गारंटी। गारंटी के केस में ये चीज होती है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। व्हाई द रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी इज वर्स देन रेट ऑफ परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज का, वो खराब है रेट ऑफ परचेज या सेल से? ठीक है, इसका जवाब बताइए फटाफट। क्यों है ऐसा? व्हाट इज द रीजन? इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक्सचेंज, जब भी एक्सचेंज कराएंगे फॉरेन करेंसी तो उसका रेट हमेशा परचेस या सेल करेंसी से खराब क्यों रहता है या कम क्यों रहता है? वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? चलिए देख लेते हैं हम लोग। बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाई। फॉरेन करेंसी की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हाई रहती है, इसलिए एक्सचेंज करवाना हमेशा वर्स रहता है, खराब रहता है, कम रहता है परचेज या सेल करने से। तो यहाँ पर दिस इज द रीजन, बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Why it is advisable to hold traveler check as compared to foreign currency note? क्यों ऐसा एडवाइजेबल रहता है कि आप ट्रैवलर चेक लेके जाइए, ना कि फॉरेन करेंसी नोट? तो ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्यों हो सकता है? आपको आप गेस भी कर सकते हैं। नो नीड टू बी वेरी वर्ड स्पेसिफिक या कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है ओपन एंड क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। तो बताइए क्यों है ऐसा कि एडवाइस करते हैं ट्रेवलर चेक लेके आप ट्रैवल करिए रादर फॉरेन करेंसी नोट? ठीक है, तो जो साइलेंस है उस पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही रीजनिंग है। होल्डिंग कॉस्ट जो रहती है हाई रहती है फॉरेन करेंसी नोट्स की, दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू होल्ड ट्रैवलर चेक। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। बैंकर्स प्रेफर सेविंग डिपॉजिट्स देन टर्म डिपॉजिट्स, व्हाई? अब बताइए, आप सभी बैंकर्स हैं, व्हाई डू यू प्रेफर सेविंग डिपॉजिट देन टर्म डिपॉजिट? ठीक है, इंटरेस्ट, राहुल जी कह रहे हैं इंटरेस्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, टू पे लेस इंटरेस्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेविंग इज लो, लो कॉस्ट डिपॉजिट रहता है। ठीक है, लगभग सभी लोगों का सेम आंसर है। टर्म डिपॉजिट्स से बेटर सेविंग डिपॉजिट्स में क्यों करते हैं? चलिए ठीक है, आप सभी लोग का कहना है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट फॉर सेविंग फॉर एसबी इज लेस। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम है, इसलिए बैंकर्स सेविंग डिपॉजिट प्रेफर करते हैं, ना कि टर्म डिपॉजिट्स। चलिए, वेरी वेल डन। Which type of delivery channel for delivery of banking services is the most cost effective? किस टाइप का डिलीवरी चैनल बैंकिंग सर्विसेज के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है? व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी चैनल? ठीक है, सीएससी, छोटे लाल जी कह रहे हैं कि सीएससी। बाकी लोग भी फटाफट बताइए किस टाइप का डिलीवरी चैनल बैंकिंग सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है? डिजिटल, थर्ड पार्टी? ओके, और तो कोई आंसर मुझसे मिस नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास सीएससी, डिजिटल, थर्ड पार्टी डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म
आप लोगों का कहना है यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग या डिजिटल जो आप लोग कह रहे हैं ये सही जवाब है। ऑनलाइन चैनल्स, डिजिटलाइजेशन या डिजिटल चैनल, नेट बैंकिंग जो है बैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जी हाँ, आप सभी लोगों का सही कहना है। यहाँ पर डिजिटल इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल अंडर एलसी, अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट? क्या है मीनिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल? इसका आंसर बताना है आपको। मीनिंग क्या है क्रिस्टलाइजेशन का ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल अंडर एलसी? ठीक है, तो एनी गेसेस? अगर कुछ आइडिया नहीं है तो हम सीधे, ठीक है, कन्वर्ट टू आईएनआर। अच्छा, आईएनआर में कन्वर्जन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है टू कन्वर्ट इनटू आईएनआर, ऐसा सोमनाथ जी का कहना है। चलिए ठीक है, लेट्स सी द आंसर। जी बिल्कुल सही जवाब दिया सोमनाथ जी ने। फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करना ही मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सोमनाथ जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिस इज द करेक्ट आंसर, कन्वर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी टू आईएनआर। जी। A customer aged 66 years has a term deposit in your branch. He does not want does not want to the TDS to be deducted. Which declaration form will you ask him to submit? ठीक है, फटाफट राहुल जी ने आंसर दे दिया है। 15H, 66 ईयर के कस्टमर है, टीडीएस नहीं देना चाहते, तो कौन सा फॉर्म आप लेंगे उनसे? कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म? ठीक है, सभी लोग एक मत के साथ कह रहे हैं 15H। 15H, अरविंद जी, जितेंद्र जी, सभी का कहना है 15H का डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर 66 ईयर्स में है और टीडीएस नहीं देना चाहते तो उस 15H का डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं और ये सर्विस ले सकते हैं। वेरी वेल डन, सभी का है सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। इन अ कैश डिपॉजिट मेड बाय अ कस्टमर, वन पीस ऑफ काउंटरफीट नोट इज डिटेक्टेड, व्हाट शुड द बैंक डू? एक कस्टमर ने कैश डिपॉजिट किया, एक पीस जो है वो काउंटरफीट नोट निकला, तो इस केस में बैंक को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बैंक डू इन दिस केस? बताइए। इम्पाउंड कर देंगे, ठीक है, जब्त कर लेंगे, इम्पाउंड कर लेंगे, ठीक है, इम्पाउंड द नोट, ठीक है। सभी लोगों का कहना है कि उसको जब्त कर लीजिए, इम्पाउंड कर लीजिए। इन्फॉर्म लोकल पुलिस एंड ऑफ द मंथ, नोट को कैंसिल कर देंगे और इम्पाउंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों का लगभग इम्पाउंड कहना है कि उसको जब्त कर लेंगे, और एक साथी करेंगे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो जी हाँ, it should be impounded and no acknowledgement should be issued. इम्पाउंड कर लेंगे, जब्त कर लेंगे वो नोट, और उसमें उनको उस चीज का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। ऐसा केस होगा तो आप जब्त कर लेंगे वो नोट और उन्हें कोई एक्नॉलेजमेंट देना भी इशू करना जरूरी नहीं है। इम्पाउंड या जब्तीकरण कर सकते हैं। Okay. If a counterfeit notes up to dash are detected in a single cash deposit in the bank branch, bank is not required to lodge FIR with police. Instead, bank should send a consolidated report and send such notice to police at the end of the month. आप सभी ने आंसर देख लिया। अगर चार, अप टू चार काउंटरफीट नोट मिलते हैं सिंगल कैश डिपॉजिट में, तो बैंक को जरूरी नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करें पुलिस के साथ। इंस्टेड बैंक को एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजनी चाहिए और नोटिस भेजना चाहिए पुलिस को एट द एंड ऑफ द मंथ। 4 एंड अबव, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पर नोट्स अप टू 4 मतलब 4 होने चाहिए, तो इस केस में बैंक को एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है, बट एक कंसोलिडेट रिपोर्ट भेज सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ पुलिस को। तो यहाँ पर अप टू 4 नोट सिंगल कैश डिपॉजिट में अगर आपको मिलते हैं, तो 4 इज द राइट आंसर, जैसे कि आप लोगों ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर। जी वीपी सिंह जी भी कह रहे हैं 4 पीस, वेरी वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाय द परचेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट? यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, पर आप ऐसे ही बताइए कि परचेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट
से क्या नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन। चलिए ऑप्शंस तो इसमें है नहीं, बट आप अपने पास से बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्ट्रेट जंप टू द आंसर। क्या नहीं कर सकते आप डिमांड ड्राफ्ट की परचेज से? एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये काफी ओपन एंड क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं। और ठीक है, पेमेंट स्टॉप नहीं कर सकते, उसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, कैंसिल नहीं कर सकते। आप सभी का एक मत से कहना है कि उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। स्टॉप नहीं कर सकते, वही आप लोगों का जो कहना है, पेमेंट जो है डीडी डिमांड ड्राफ्ट की, आप उसको पेमेंट को रोक नहीं सकते, पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर बिना ऑप्शंस के भी आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। हु विल डिसाइड बेस रेट ऑफ अ बैंक? कौन है जो डिसाइड करेगा बेस रेट एक बैंक का? राहुल जी का कहना है आरबीआई, रिस्पेक्टिव बैंक सोमनाथ जी कह रहे हैं पारोमिता जी, और बाकी सभी साथी। पारोमिता जी कह रही है बैंक, और बाकी लोग कह रहे हैं आरबीआई। सोमदत्त जी का कहना है कंसर्न बैंक। तो बेस रेट की बात हो रही है कि कौन करेगा, आप में से कुछ लोगों का कहना है आरबीआई, और कुछ कह रहे हैं कंसर्न जो भी बैंक रहेगा वो डिसाइड करेगा। राजेश नंद जी कह रहे हैं कि आरबीआई, छोटे लाल जी कह रहे हैं रिस्पेक्टिव बैंक। तो यहाँ पर जो बैंक है खुद इटसेल्फ, बैंक इटसेल्फ खुद रिस्पेक्टिव बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि उसका बेस रेट क्या होना चाहिए, ना कि आरबीआई। तो यहाँ पर बैंक के पास ये राइट है। चलिए वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन केस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड टू डीआईसीजीसी बाय बैंक एंड डिपॉजिटर इन विच रेशो? रेशो बताना है जहां पर डिपॉजिट इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक को कितना पे करते हैं और डिपॉजिटर का कितना रेशो है। रेशो आपको बताना है यहाँ पे। बैंक और डिपॉजिट को, ठीक है, 12 पैसे, ठीक है, 12 पैसे 100 रुपीज पे फुल दिया जाता है बैंक को। पारोमिता जी का कहना है 12 पैसे पर 100 रुपीज, ऐसा कहना है कुछ साथियों का। 100 पर 12 पैसे, 100 रुपीज, ठीक है। 5 लाख पर डिपॉजिटर, रेशो पूछ रहे हैं। फुली पेड बाय बैंक, कुछ लोग कह रहे हैं 5 लाख पर बैंक। यहाँ पर रेशो, इन विच रेशो पे किया जाता है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि 12 पैसे पर 100 रुपीज। बट जैसे आप लोग में से किसी ने कहा फुल अमाउंट जो है वो पे किया जाता है, इंटायरली बाय बैंक पे करता है। इन केस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस इंटायरली बैंक जो है वो पे करेगा प्रीमियम डीआईसीजीसी को। तो यहाँ पर इट इज पेड इंटायरली बाय बैंक। तो आई होप दिस इज क्लियर। प्रीवियस क्वेश्चंस कंफर्म करने के लिए आप कह रहे हैं कौन से प्रीवियस क्वेश्चन सर? अच्छा, जो लास्ट क्लास के थे, कल आपने सर के सेशन में नहीं उनको डिस्कस किया? मैंने सर को नोटिफाई नोटिस, ओके 26 कह रहे हो आप, ओके। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं है, ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेस रेट जो है वो कौन डिसाइड करता है। बैंक जो भी है, बैंक जिस जो भी बैंक है जिसका बेस रेट डिसाइड होना है, वो बैंक खुद इटसेल्फ कैन डिसाइड दैट बेस ऑफ द रैंक। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका जवाब आरबीआई होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो वैसे तो आंसर इज राइट, बैंक ही होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है तो मैं एक बार और सर को नोटिफाई करूंगी, बट द आंसर इज करेक्ट, बैंक ही खुद बेस रेट डिसाइड करता है। चलिए ठीक है, आरबीआई होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इफ यू हैव अ डाउट वी विल क्लियर इट। बट अभी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब आपको बताना है। गूगल में आरबीआई दिया गया है, ओम प्रकाश, मतलब आपका कहना है ओम प्रकाश जी का और उनका। मैं सर से एक बार और कंफर्म कर लूंगी। चलिए बताइए नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट से आप लोग क्या समझते हैं? आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है, ठीक है, आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है, ठीक है। सभी लोग कह रहे हैं कि जो भी आवर अकाउंट विथ यू का मतलब होता है नोस्ट्रो।
ठीक है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं एन अकाउंट ओपन अब्रॉड इन फॉरेन, ठीक है। नॉस्ट्रो का मतलब होता है ऐसा अकाउंट, ऐसे अकाउंट्स जो कि अब्रॉड या फॉरेन करेंसी में खोले गए हैं, उन्हें नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहेंगे। नॉस्ट्रो एक स्पेनिश वर्ड भी है जिसका मतलब होता है हम, इट इज अ स्पेनिश वर्ड, मैंने अभी देखा, मुझे ध्यान आया। तो यहाँ पर ऐसा अकाउंट जो अब्रॉड में खोला गया है, फॉरेन करेंसी में खोला गया है, उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन। आपको बताना है कि क्या एक मटेरियल अल्टरेशन नहीं होता है। ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको सीधे, ठीक है, डेट, यहाँ पर जो एक क्रॉसिंग अगर आप एक ओपन चेक पे करते हैं, जी परमिता जी का जैसे कहना है, टू पैरेलल लाइंस एडिंग क्रॉसिंग ऑन एन ओपन चेक को एक मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है मटेरियल अल्टरेशन जो है क्रॉसिंग ऑन चेक, जैसे जी जी वेरी वेरी राइट, आप सभी का सही कहना है। एडिंग क्रॉसिंग ऑन एन ओपन चेक इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन। चलिए बेसल अकॉर्ड्स किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। जो बेसल अकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू, लोन अकाउंट्स, ठीक है, राजेश जी का कहना है लोन अकाउंट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बेसल रिकॉर्ड्स आपका कहना है। वीपी सिंह जी कह रहे हैं CRAR। चलिए रिस्क मैनेजमेंट, और हमारे पास ऑप्शंस हैं लोन अकाउंट, बैंकिंग नॉर्म्स, और ठीक है बैंकिंग नॉर्म्स, मिनिमम कैपिटल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कैपिटल एडवोकेसी या फिर रिस्क रिस्क मैनेजमेंट या फिर मिनिमम कैपिटल या कैपिटल से रिलेटेड उसकी एडवोकेसी क्या है, उसके बारे में रिलेटेड रहते हैं बेसल अकॉर्ड्स। आप लोगों का कहना भी सही है लगभग, बट जो भी बेसल अकॉर्ड्स है वो भी कैपिटल कितना है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एडवोकेट है कि नहीं, मतलब पूरा है कि नहीं, कम ज्यादा है कि नहीं, ये सब के बारे में बेसल अकॉर्ड्स रहते हैं। तो सही जवाब है कैपिटल, ठीक है, CRAR। पीपी सिंह जी ने भी लगभग सही कहा था। चलिए अंडर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कैन बी पेड इन कैश इफ द अमाउंट इज, सेक्शन 269T के बारे में बात करिए इनकम टैक्स एक्ट की। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का आप कैश में पे कर सकते हैं अगर अमाउंट कितना हो तो। आप लोग जवाब दे रहे हैं 19,999, मतलब 20,000 से 1 रुपीज लेस। अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हो, अप टू 20,000 भी बोला है, बिलो 20,000 रानू जी का कहना है, बाकी सभी लोगों का भी कहना लगभग सेम ही है। ठीक है 1, ठीक है, बिलो 20,000 तो 20,000 से कम, जी, विच इज द राइट आंसर। अगर 20,000 रुपए से कम है तो आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है कैश में पेमेंट कर सकते हैं। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स सभी ने दिया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। व्हेन द पे ऑफ द चेक साइन द सेम ऑन द बैक ऑफ द चेक दिस इज कॉल्ड, जब जो चेक पे कर रहा है वो सेम आगे और पीछे साइन करता है, तो उसे उस चीज को आप क्या कहेंगे। एंडोर्समेंट, बेरर चेक, सेल्फ, ठीक है, एंडोर्समेंट, बेरर चेक, ओके, सेल्फ एंडोर्समेंट एंड बेरर चेक, ये हमारे पास ऑप्शंस है, एंडोर्समेंट, बेरर चेक, ठीक है, सेल्फ एंडोर्समेंट, ओके, और फटाफट दे दीजिए जवाब, 15 सेकेंड्स है अभी आपके पास। और भी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। एंडोर्समेंट, घनश्याम जी का कहना है बेरर चेक, राजेश नंद जी का कहना है एंडोर्समेंट ऑफ सेल्फ एंडोर्समेंट, ओके।
जी हाँ, सही जवाब है। एंडोर्समेंट कहा जाएगा जब पेई जो है साइन करता है सेम ऑन द बैक ऑन द चेक, पीछे भी वही सेम साइन करता है, तो इसे आप एंडोर्समेंट कहेंगे। चलिए, वेरी वेल डन, सही जवाब है सभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड एज पर एनी लॉ ऑफ द रिकवरी ऑफ अ बैंक लोन? कौन सा मेथड है जो किसी भी एज पर एनी लॉ रिकवरी नहीं कर सकते? कौन से मेथड से बैंक लोन की रिकवरी एज पर एनी लॉ आप नहीं कर सकते? बताइए जल्दी से। इसमें ऑप्शंस तो नहीं है, बट आप लोग ठीक है, ओटीएस, पारुमिता जी का कहना है, वीपी सिंह जी का भी। ओके, सभी लोगों का कहना है अभी तक ओटीएस। ठीक है, ओटीएस कहना है, वन टाइम सेटलमेंट का आप लोग लॉ एज पर एनी लॉ रिकवरी और बैंक लोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है जवाब। कॉम्प्रोमाइज जो मेथड है, एक कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ मेथड एज पर एनी लॉ ऑफ रिकवरी ऑफ बैंक लोन। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज जो है एक मेथड नहीं है किसी भी लॉ के अनुसार, जो आप जिसके थ्रू आप रिकवरी ऑफ बैंक लोन कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है। तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक तरीका नहीं है जिससे रिकवरी हो सके बैंक लोन की। चलिए, सिबिल इज द एजेंसी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मेंबर बैंक्स ऑन। सिबिल ऐसी एजेंसी है जो कि कौन से मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देती है? सिबिल बताना है कौन से मेंबर बैंक्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, वेरी वेल डन। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट स्कोर, सेंट्रल सेंट्रल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं क्रेडिट स्कोर हुआ, क्रेडिट हिस्ट्री हुआ, उसके बारे में सिबिल जो एक एजेंसी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसके मेंबर बैंक को। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स, सही जवाब है। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल लिमिट? अगर किसी की वर्किंग कैपिटल लिमिट माइनस में है, नेगेटिव में है, तो फिर क्या क्या होगा? व्हाट विल हैपन आपको बताना है। लॉस। ठीक है, पारुमिता जी का कहना है लॉस, राजेश नंद जी का कहना है लॉस, राहुल जी भी कह रहे हैं लॉस। ठीक है, लॉस 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 एक लाइबिलिटी मोर देन, एक ऑप्शन मैंने देखा, लाइबिलिटी मोर देन करंट एसेट। जी हाँ, सही जवाब है ये भी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो जाएंगी करंट एसेट से, जैसे कि आप लोगों शेखर जी ने भी कहा। जी हाँ, सही, एकदम सही जवाब है। अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल लिमिट होगी तो जो उनकी करंट लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, एसेट्स जो हैं कम हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही होगा। वेरी वेल डन। चलिए, अब ब्लू रिवॉल्यूशन बताना है, इज रिलेटेड टू विच? ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड था? अब यहाँ पर ऑप्शंस तो है नहीं, आप ओपन एंड क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, फिश, फिशरीज। ठीक है, राजेश नंद्र जी और आप सभी लोग का कहना है फिशरीज या फिशेस, फिशिंग। ओके, सही जवाब है एक्वा कल्चर। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं फिशेस, फिशरीज, ये बिल्कुल सही जवाब है, बट एक्वा कल्चर एक्वेटिक जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड था, जो ब्लू रिवॉल्यूशन था, जैसे कि आप सभी ने कहा। तो एक्वा कल्चर या फिश इज द राइट आंसर। आपका सभी का जवाब जो है वो सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैव एडवाइज्ड दैट अ फुल सर्विस अप्रोच टू अ cater to the diverse need of the MSC sector may be achieved through extending banking services to recognized MSC clusters by adopting approach? तो यहाँ पर बताना है कौन सी कमिटी ने एडवाइस किया है कि एक फुल अप्रोच दी जाएगी जो एमएससी सेक्टर है उसकी जो भी नीड्स हैं, बदलती हुई जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, केटर करने के लिए। और और ये ऐसे पॉसिबल होगा कि बैंकिंग सर्विसेज एक्सटेंड किया जाएगा रिकॉग्नाइज्ड एमएससी क्लस्टर से, और
अडॉप्टिंग अप्रोच से, अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो कौन सी कमेटी ने ये कहा है कि एमएससी सेक्टर की जो नीड्स है उनको पूरा किया जाएगा, बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाएंगे उनके लिए एमएससी सेक्टर्स के द्वारा, और क्या और अलग अलग अप्रोचेस को अडॉप्ट करके। एनी आइडिया कि ये कौन सी कमेटी ने एडवाइस किया है? ठीक है, नरसिम्हम नरसिम्हन, ठीक है, राजन कमेटी। यहाँ पर जो है आंसर जो है गांगुली कमेटी है। जी हाँ, संदीप जी ने जैसे कहा, गांगुली कमेटी ने एडवाइस किया गया है कि एक फुल सर्विस अप्रोच दी जाएगी, ताकि जो भी एमएससी सेक्टर्स हैं उनकी जो बदलती हुई नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए हम बैंकिंग सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि वो एमएससी क्लस्टर्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। जी, गांगुली कमेटी जो है सही जवाब है। What is the right in which bank can retain possession of security with it till the debt due to the bank is repaid? ठीक है, कौन सा ऐसा राइट है जहां पे बैंक जो है पोजेशन को अपने पास रख सकता है सिक्योरिटीज के, जब तक कि जो डेट है वो ड्यू है बैंक के पास या रिपे नहीं किया जाता? आप कुछ का कहना है, लीन या लाइन और मॉर्टगेज? फटाफट बताइए क्या लगता है आपको। ठीक है, मॉर्टगेज और लाइन में कंफ्यूजन है ऑप्शंस में। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है लीन या लाइन। तो जब भी लाइन है इसमें बैंक के पास पोजीशन अपने पास रख सकते हैं सिक्योरिटी का, जब तक कि डेट जो है वो रिपे नहीं हो जाता, वो अपने पास रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, otherwise than as such maker, for the purpose of negotiation on the back or face thereof, or on a slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, it is called। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं जब कोई भी मेकर या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो है एक कुछ पर्पस ऑफ नेगोशिएशन साइन करता है किसी ऑन द बैक या उसकी फ्रंट पे, या फिर एक स्लिप ऑफ पेपर पे जो उससे जुड़ा हुआ है, या फिर कोई स्टैम्प पेपर पे जिसपे लिखा हो पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज। हाँ ठीक है, पारुमिता जी कह रही हैं अलोंगी, अलोंग। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? मेकर जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है और साइन कर रहा है पर्पस ऑफ नेगोशिएशन के लिए किसी भी पेपर पे, फ्रंट पे, बैक पे, या उससे जुड़े हुए। ठीक है, एंडोर्समेंट और अलोंग, अलोंग, अलोंग ही आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो है इंडोर्समेंट। ये जो केस है, ये जो डेफिनेशन है वो एंडोर्समेंट से रिलेटेड है। इस केस में इस अरेंजमेंट को एंडोर्समेंट कहा जाएगा। तो काफी सारे लोग ठीक है, डाउट है इसमें अलोंगी को लेकर। तो एक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई वाला एक जो क्वेश्चन था बेस रेट वाला, एंड दिस क्वेश्चन मैं नोट कर लेती हूँ, मैं सर को बता दूंगी, एंड हम इस पे उनसे आंसर्स जो है चेंज कर सही करवा कर अपलोड करेंगे पीडीएफ वीडियो। इन अ सेविंग बैंक अकाउंट ए हैज गिवन अथॉरिटी टू एक्स। एक सेविंग बैंक अकाउंट है, ए ने एक्स को अथॉरिटी दी, एक्स dies, a check signed by X is presented for payment. What should bank do? तो यहाँ पर बताना है कि X जो है डाइड और ए ने अथॉरिटी दी थी एक्स को, एक्स द्वारा साइन किया हुआ चेक दिया जाता है पेमेंट के लिए। इस केस में बैंक क्या करेगा? ठीक है, पेमेंट नहीं करेगा। आशुतोष जी कह रहे हैं पे कर देगा, कुछ कंडीशन। ठीक है, विल पे और विल नॉट पे। चंदन जी का कहना है कि पे करेगा। ठीक है, ठीक है, आप सभी का कहना है कि पेमेंट किया जाएगा इस केस में।
ओके। आप सभी का कहना है कि पेमेंट जो है एक्स को किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या है। सभी का कहना है बैंक शुड मेक द पेमेंट। ठीक है। आधे लोगों का कहना था कि पेमेंट होगा, कुछ का कहना था नहीं होगा, बट इस केस में पेमेंट शुड बी डन। बैंक जो है पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने कहा। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ मिस्टर एक्स dies, a check received after his death, signed by him before his death. इस केस में क्या होगा? पावर ऑफ अटर्नी में है मिस्टर एक्स की, और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उनका एक चेक रिसीव होता है जो कि उनकी डेथ के पहले साइन किया गया था। तो इस केस में आप बताइए पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? पारोमिता जी का कहना है कि नहीं किया जाएगा। पेमेंट जो है बाकी ठीक है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि नहीं होगा, राहुल जी कह रहे हैं कि पेमेंट होगा। ठीक है। कुछ साथियों का कहना है कि पेमेंट होगा और कुछ का कहना है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। इस केस में भी पेमेंट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जो जो उनका चेक है वो बिफोर हिज डेथ का है। तो यहाँ पर इट शुड बी पेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर। application for information under RTI Act 2005 should be deposited off within। आपको बताना है अगर किसी ने एप्लीकेशन डाली है आरटीआई एक्ट के अंदर 2005 के अंदर, तो कितने जल्दी वो उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए? आप सभी का कहना है 30 डेज का, 30 डेज के अंदर। चलिए ठीक है, सभी का कहना है 30 डेज, और 30 डेज इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स आप सभी का है सही जवाब। As per Basel III guidelines, the loans guaranteed by state government will attract risk weight of। अब आपको बताना है कि एज पर बेसल 3 के गाइडलाइंस जो भी लोन गारंटीड है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उनका रिस्क वेट क्या रहेगा? 20%। ठीक है। राहुल जी का, शेखर जी का कहना है 20% होगा। ठीक है, 20%। सभी, लगभग सभी लोगों का कहना है 20%। जी हाँ, सही जवाब है 20%। जैसे कि आप सभी ने कहा, बेसल 3 गाइडलाइंस के अनुसार रिस्क अट्रैक्ट 20% का रिस्क जो है ये अट्रैक्ट करेगा। चलिए वेरी वेल डन। फिर से यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। एज पर बेसल 3, व्हाट इज द रिस्क वेट ऑन एक्सपोजर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्क वेट रहेगा ये आपको बताना है। शेखर जी कह रहे हैं 0% रहेगा। जितेंद्र जी, राहुल जी, आपका भी यही मानना है। और ठीक है। 0%। ठीक है, आप सभी का कहना है 0%। तो यहाँ पर यस, 0% इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, सभी का है सही जवाब। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंटेड बाय बैंक वर्क एज। बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो रहते हैं वो बैंक द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कौन से पोजीशन पर? राहुल जी का कहना है सीएसपी। सुंदर जी कह रहे हैं एज अ एजेंट। एजेंट। ठीक है। एजेंट। ठीक है, सभी लोगों का लगभग कहना है एजेंट। ठीक है, एजेंट ऑफ द बैंक सही जवाब है। सभी लोगों का जो है आंसर सही है। अगर बैंक कोई भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिक्रूट करेगा
तो उसे आप एजेंट कहेंगे उस बैंक के लिए। चलिए, अंडर PMJDY स्कीम अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर द डेबिट कार्ड विल बी इशूड टू एवरी अकाउंट होल्डर। द टाइप ऑफ डेबिट कार्ड विल बी, आपको बताना है कि जो भी PM जनधन योजना स्कीम है उसके अंदर जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड किस टाइप का होगा। राहुल जी का कहना है रुपे कार्ड होगा। ठीक है, आप सभी लोग योगेंद्र जी, अतुल जी, चंदन जी, सोमदत्त जी, ओम प्रकाश जी, सभी लोग का कहना है कि जो डेबिट कार्ड है वो एक रुपए डेबिट कार्ड होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जनधन योजना में जो भी डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे वो सारे जो है रुपए कार्ड होंगे। वेरी वेल डन, सही जवाब, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन अ पर्सन कम्स टू इंडिया from abroad, he is required to submit currency declaration form if the amount of foreign currency is, जब भी कोई व्यक्ति है वो इंडिया आ रहा है अब्रॉड से तो उसको एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, अगर उसके पास कितने अमाउंट की करेंसी हो, फॉरेन करेंसी। तो आपको बताना है अमाउंट कितना है, तब ये करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। 5,000, ठीक है, छोटे लाल जी का कहना है कि 5,000। 10,000 US डॉलर कह रहे हैं राजेश जी, राजेश नंद्र जी का कहना है 10,000 US डॉलर होंगे तो लगेगा 10,000। कहना है नितिन जी का भी 3,000 डॉलर, मोर देन 5,000, या राजीव जी का कहना है, राजीव नयन जी का, कि 3,000 से अबव होंगे US डॉलर तो लगेगा। तो यहाँ पे काफी मिक्स्ड जवाब है, 1,000, 3,000, 5,000 से लेके 10,000। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना अमाउंट अगर हम वो कैरी करेंगे। अगर मोर देन 5,000 US डॉलर या उसकी इक्विलेंट होगा तो इस केस में उनको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जमा करना पड़ेगा। तो मोर देन 5,000 US डॉलर्स, चलिए यहाँ पर 5,000 इज द राइट आंसर। चलिए, नेट वर्किंग कैपिटल NWC इज, नेट वर्किंग कैपिटल NWC क्या है आपको बताना है, फटाफट बताइए, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, राहुल जी का कहना है कि ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, रानू जी का भी यही कहना है, योगेंद्र जी का भी यही कहना है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जी हाँ, 10 सेकेंड्स बाकी हैं, फटाफट जवाब दीजिए। बाकी लोगों को क्या लगता है, इसके अलावा कुछ आंसर लगता है तो भी फटाफट बता सकते हैं। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सभी लोगों का मानना है कि करंट असेट्स। ठीक है, सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस, तो यही है कि जो भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, और ये करंट असेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इज ऑल्सो राइट, और in a way you can also see surplus of long term sources over long term uses, both जो आप लोग कह रहे हैं वो भी सही है, और लैंग्वेज in other way, this is also right answer, current assets minus current liability is the correct answer। चलिए, very well done, full marks in this question as well। What is the code required for transfer of funds from one bank account to another bank account in India through NFT RTGS? इसका तो जवाब आप लोगों के लिए बड़ा इजी पीजी है। ठीक है, IFSC, जी हाँ, जैसे कि सभी लोग रॉकेट स्पीड से टाइप कर रहे हैं IFSC। ठीक है, सभी लोगों को देना चाहिए इसका तो जवाब, ये तो काफी इजी पीजी क्वेश्चन है। जी हाँ, IFSC 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने में सिर्फ 15 सेकेंड्स है, फटाफट बता दीजिए कौन सा कोड है। सभी लोग, हम लगभग 40 प्लस लोग हैं क्लास में। ठीक है, IFSC, जी हाँ, IFSC कोड लगता है अगर आपको ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे अकाउंट में, NEFT RTGS कर रहे हैं तो IFSC कोड रिक्वायर्ड है। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। You need to issue a demand draft for rupees 10,000 favoring Mr. X of Chandigarh. Which one of the following will not be the option while issuing DD? आपको एक डिमांड ड्राफ्ट देना है 10,000 का, मिस्टर एक्स जो है चंडीगढ़ में रहते हैं उनको इशू करना है। आप क्या नहीं कर सकते, क्या ऑप्शन आपके पास नहीं है जब आप इशू कर रहे हैं DD? काफी ओपन एंड क्वेश्चन ही है, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि क्या नहीं कर सकते। ठीक है, कैश पे नहीं कर सकते, नॉट क्रॉसिंग, क्रॉस नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा आप लोगों का कहना है, और स्टॉप नहीं कर सकते,
चलिए ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या चीज़ें नहीं कर सकते? कैश पे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए पे विल बी मिस्टर एक्स और बियरर। तो यहाँ पर जो आंसर है थोड़ा-सा डिफरेंट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द ऑप्शन व्हाइल इश्यूइंग डीडी? तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शंस भी नहीं है और आंसर भी उतना वो नहीं है। हाँ, आप लोगों का कहना सही है कि कैश पे तो डेफ़िनेटली नहीं कर सकते व्हिच इज़ अ वेरी वैलिड आंसर। तो सही कह रहे हैं आप लोग, कैश कैन नॉट बी पेड। तो यहाँ पर आज जो है हमारा सेशंस में कुछ यही 50 क्वेश्चंस थे। 2 जो क्वेश्चंस में डाउट है वो आज आप 11 बजे के सेशन में सर से कंफर्म कर सकते हैं या फिर जब ये पीपीटी अपलोड होगी तभी भी आप करेक्ट आंसर्स उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा 11 ओ क्लॉक पे होगा। विजय सर जो आपकी क्लास जो है 11 ओ क्लॉक पर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा, उससे ज़रूर जुड़िएगा। और आज का सेशन हम इस नोट पर खत्म करेंगे इस पॉजिटिव कोट के साथ कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो आपके पास बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बट आपका जो संकल्प है, जो आपका डेडिकेशन है क्लासेस में, आप लोग जो टाइम दे रहे हैं वो आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और आप लोगों को बहुत सारी सफलता दिलाएगा। इसी नोट के साथ जो है हम आज का सेशन एंड करते हैं। और आप सभी का थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए और इस सेशन में इतना अच्छे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और 11 ओ क्लॉक पर लिंक में ज़रूर जुड़िएगा विजय सर की क्लास में। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।